हेलो एंड वेलकम टू इंस्पायर टॉक्स। पिछले 2 एपिसोड में आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया और हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। ये चीज़ हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है नए नए एपिसोड्स आपके लगातार लाने के लिए और बेहतर गेस्ट को इस पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए। आज के इस पॉडकास्ट में जो गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं उनके पास लगभग 8 साल से ज़्यादा का एयरलाइन इंडस्ट्री में एक्सपर्टीज़ है। इस पॉडकास्ट में उन्होंने बताया है किस तरीके से उन्होंने ये जॉब को लिया, उसके लिए किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई करी, स्टार्टिंग सैलरी क्या थी, क्या क्या ट्रेनिंग्स उनका हुआ और ऑफ कोर्स कुछ फ़नी इंसिडेंट और कुछ मज़ेदार और सीरियस इंसिडेंट भी हम लोगों ने इस पॉडकास्ट में शेयर किया है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट। तो श्रृंजा जी, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू। तो आई थिंक ये पहला आपका ऐसा कुछ फुल फॉर्म वीडियो होगा, फर्स्ट टाइम ऐसा आप कुछ कर रहे होंगे। जी, दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम। आज का जो हमारा ये पॉडकास्ट है इसका एजेंडा बिल्कुल सिंपल है। ऑफ कोर्स आपके पास जो एयरलाइन इंडस्ट्री की एक्सपर्टीज़ है उसके बारे में हम बात करेंगे, किस तरीके से आपने ट्रेनिंग किया, आपकी फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस कैसा था, काफ़ी कुछ हम बात करेंगे। आप एक बार छोटा सा एक इंट्रो अपने बारे में दीजिए कि आपका एक्सपीरियंस इस चीज़ में क्या था। हेलो एवरीवन, आई एम श्रृंजा और मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस रह चुका है इंक्लूडिंग विस्तारा एंड जेट एयरवेज। मैं 4 इयर्स जेट एयरवेज में पहले काम किया मैंने, उसके बाद मैंने विस्तारा ज्वाइन किया था। अब मैंने छोड़ दिया, अब मैं अपना बिजनेस प्लस मैं अपना जॉब कर रही हूँ। तो आप एज ए एयर हॉस्टेस थी वहाँ पे? जी, मैं एज ए कैबिन क्रू थी, एयर होस्टेस, कैबिन क्रू और आप लोग जो बोलते हो इन फ्लाइट कैबिन क्रू, इट्स सेम बेसिकली। इट्स सेम थिंग, तीनों टर्म सेम होता है। यस। तो एग्जैक्टली एयर हॉस्टेस होता क्या है, मतलब इनका एग्जैक्ट वर्क क्या होता है? देखिए, एयर होस्टेस सिर्फ खाना बांटने, प्लेट साफ़ करने के लिए नहीं होती है। एयर होस्टेस जो होती है आपके इन फ्लाइट कैबिन क्रू में बोलूँगी बेसिकली, तो वो आपके सेफ्टी प्लस कंफर्ट जो होता है पैसेंजर्स, क्रू, कलीग सबका ध्यान रखती हैं। सो बेसिकली दे आर ऑल अबाउट सेफ्टी मेनली एंड देन कंफर्ट ऑफ द पैसेंजर्स। सेफ्टी किस तरीके से आप देख? सेफ्टी में आपका आता है कोई भी इमरजेंसी हो गया, एग्जिट्स हो गया, या फिर कोई इन फ्लाइट इमरजेंसी, जैसे कि आपका मान लीजिए फ़्लाइट में आपके आग लग गए या फिर इमरजेंसी एग्ज़िट किसी ने खोल दिया, किसी को हार्ट अटैक आ गया, मेडिकल इमरजेंसीज़ हो गए आपके, वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड होते हैं इसमें। तो आप जब 8 साल काम कर रही थी तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आपने किया आपको ऐसा फ्लाइट में? जी इमरजेंसी एग्ज़िट खोलने वाले बहुत सारे लोग मिले हैं मुझे, जो मजाक में ही या फिर होते हो ना कि एक बार ट्राई करते हैं, यहाँ पे बैठे हैं, कैसा एक चुल होता है, होता है क्या वो एक चुल होता है हमारे लोगों अंदर में। की, मतलब खोल दो उसको जी बस। जी जी, तो मैंने एक बहुत ख़तरनाक एक्सपीरियंस किया था। वी वर एक्चुअली गोइंग फ्रॉम चेन्नई टू पेरिस और हमारे फ़्लाइट में चेन्नई के पैसेंजर्स थी। लेडी शी केम बिहाइंड, पीछे वाले दरवाजे के सामने आ गई और वो ज़बरदस्ती खोल रही थी उसको। इनफैक्ट वो खुल भी नहीं रहा था क्योंकि प्रेशराइज्ड होता है इतना एयरक्राफ्ट कि खुलता नहीं है, बट वो ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश कर रही थी। हाउएवर कैप्टन गॉट द इंडिकेशन। कॉकपिट में आपके सारे इंडिकेशंस आते हैं यदि कोई ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश कर रहा है या फिर कुछ छेड़खानी कर रहा है, तो कैप्टन ने हमें कॉल किया, उन्होंने इन्फॉर्म किया कि ऐसा ऐसा कोई कर रहा है। व्हेन वी वेंट, दैट लेडी एक्चुअली वो दोनों पाँव उस पर रख के ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश कर रही थी। शी थॉट कि वो वॉशरूम है, लेबोरेटरी है, तो हमने उनको एजुकेट किया इस बारे में एंड देन गाइड किया उनको। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब एक एसओपी होता है कि जहाँ पे कुछ इन फ्लाइट जो कैबिन क्रू होते हैं वो कुछ आगे रहते हैं, कुछ पीछे रहते हैं, तो ऑफ कोर्स वो इशू कैसे हुआ फिर वो? इट्स नॉट एन इशू दो, बट एक्चुअली क्या है कि ये सीनियरिटी बेसिस पे होता है। जो आपके इन फ्लाइट कैबिन मैनेजर होते हैं, जो सीनियर मोस्ट होते हैं, वो आपका अनाउंसमेंट वगैरह करते हैं, ओवरऑल सुपरवाइज करते हैं। कैबिन सुपरवाइज़र बोलते हैं हम, उनसे सुपीरियर जो होता है कैबिन मैनेजर बोलते हैं उनको। तो ओवरऑल सुपरवाइज करते हैं प्लस हमें गाइड भी करते हैं यदि हम कहीं गलत हो रहे हैं या सही हो रहे हैं, हर चीज़ के लिए। उसके बाद आता है R1, L1, L2, R2, बहुत सारे अलग अलग पोजीशंस होते हैं एज़ पर द एयरक्राफ्ट, बोइंग है या आपका एयरबस? जी एयरबस है, तो उस बेसिस पे होता है। तो अब आपका जिस चीज़ में ट्रेनिंग हो चुका है, सपोज़ आप एयरबस के लिए ट्रेंड हो, तो उस अकॉर्डिंग आपको आगे रखा जाएगा बिज़नेस में या फिर पीछे। तो हमारा ट्रेनिंग भी अलग अलग होता है। यदि आपने बिज़नेस की ट्रेनिंग कर रखा है तो बिज़नेस पैसेंजर्स के लिए आपको रखा जाएगा उस पोजीशन पे, या तो फिर आप सीनियर हो तो पीछे एक सीनियर मोस्ट चाहिए होता है जिसे L2 बोलते हैं हम लोग, तो वो वहाँ रहते हैं। तो बेसिकली ये आपके ट्रेनिंग बेसिस पे होता है कि कौन कहाँ रहेगा, या फिर आपके एक्सपीरियंस बेसिस पे होता है। तो ऑफकोर्स इस पॉडकास्ट में हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जो अभी आपने बताया उसको हम लोग और इन डेप्थ तरीके से और आगे जाके पॉडकास्ट में बात करेंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा पास्ट के बारे में जानते हैं कि आखिरकार ये जो इंडस्ट्री है जो इसमें आप काम कर रही थी, किस तरीके से आपने उसमें एक्चुअली स्टार्ट किया? मतलब ये एक एम्बिशन था कि मुझे बड़ी हो कि ये बनना है, या एक फ़्लो में बना, वो कैसे हुआ? एक्चुअली मेरा कभी एम्बिशन नहीं था कैबिन क्रू बनने का। हाउएवर माई सिस्टर वांटेड टू बी अ कैबिन क्रू ऑफ एयर इंडिया।
बट समहाउ वो नहीं बन पाई। तो मैंने एक बार सोचा, इंटरव्यू चल रहा था एक्चुअली, मैं जिस रेस्टोरेंट में गई थी उसके ऊपर इंटरव्यू चल रहा था जेट एयरवेज का। आई वॉज इन टोन जीन्स टी शर्ट वैसे। पर मैं जब गई इंटरव्यू देने, वन ऑफ माई फ्रेंड्स ही सेड कि जाओ आप इंटरव्यू दे के देखो, यू जस्ट नीड अ रिज्यूमे एंड सम फोटोज़। वो जो मेरे पास था ऑलरेडी। ये किस ईयर की बात है? हाँ, ये किस ईयर की बात? ये 8 साल पहले की बात है। ऑलमोस्ट 2016। यस, एक्चुअली इट वाज इन 2016। तो मैं गई इंटरव्यू देने और मैं फर्स्ट राउंड में सेलेक्ट हो गई। जब सेकेंड राउंड आया तो उन्होंने बोला कि योर अटायर इज़ नॉट अप्रोप्रिएट एज पर कैबिन क्रू, क्योंकि आप जब इंटरव्यू देने जाते हो तो इट शुड बी अ फॉर्मल, प्रॉपरली वेल ग्रूम्ड फॉर्मल, जो कि बिल्कुल भी नहीं था। मैं ग्रूम्ड भी नहीं थी और अटायर भी बिल्कुल वैसा था। तो उन्होंने मुझे सेकेंड राउंड के लिए बुलाया। द पर्सन सेड कि यू आर लाइक गुड इन एवरीथिंग बट योर अटायर शुड बी डिफरेंट। उन्होंने मुझे एक एक चीज़ पॉइंट आउट करके बताया, आप ये पहन के आओगे, ऐसे ग्रूम करोगे, एवरीथिंग। इट वाज वेरी नाइस ऑफ हिम, बट जनरली कोई बताता नहीं है। तो नेक्स्ट इंटरव्यू में मैं प्रॉपरली परफेक्टली होता है ना फॉर्मल, हाँ करेक्ट। सेकेंड राउंड में मैं प्रॉपर अटायर पहन के गई और इट वाज बॉम्ब। आई गॉट सेलेक्टेड। देयर वाज 5 राउंड एक्चुअली। तो पहला राउंड फर्स्ट दिन हुआ, 3 राउंड सेकेंड डे हुआ और फाइनल राउंड थर्ड डे हुआ। दो इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस विद जेट एयरवेज। दो क्रैक किया और बस सेलेक्ट हो गई मैं। तो आपने ग्रूमिंग को 2 बार हाईलाइट किया यहाँ पे, तो ग्रूमिंग का ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा रोल रहता है Correct. उस इंडस्ट्री के अंदर, तो उस पर आप क्या अपना पॉइंट रख सकते? ग्रूमिंग, देखिए ये पहली बात, ग्रूमिंग प्रॉपरली होना भी चाहिए, क्योंकि एक हाइजीन लगता है प्रॉपर, मतलब लगता है कि यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए, नीट एंड क्लीन दिख रहे हैं नीट वो। एंड क्लीन होना चाहिए, यूनिफॉर्म भी होना चाहिए कि हाँ भाई आप इस एयरलाइन से आ रहे हो तो सब एक जैसे दिख रहे हैं, क्योंकि किसी में डिफरेंस नहीं होना चाहिए बेसिकली। तो हमें ग्रूमिंग सिखाया जाता है वहाँ पे जाकर। आपको 15 दिन की ट्रेनिंग मिलती है ग्रूमिंग की, डिपेंड्स ऑन एयरलाइन। 1 हफ्ते का भी हो सकता है, 15 दिन का भी हो सकता है। ओवरऑल ट्रेनिंग आपको सब चीज़ का, लाइक सेफ्टी, इमरजेंसी, मेडिकल, ग्रूमिंग, सारी चीज़ का मिला के 3 महीने का ट्रेनिंग होता है, जिसमें आपको सब कुछ सिखाया जाता है। हाउ टू वॉक, हाउ टू टॉक, हाउ टू डू योर मेकअप, एवरीथिंग। तो सब वहाँ से सीखे और फिर बन गए क्रू। जैसे आपने बताया कि मतलब 5 राउंड में आपका इंटरव्यूज़ हुआ, तो उसमें किस किस चीज़ों पे हाईलाइटर ज़्यादा था, क्वेश्चंस किस तरीके से, उसके बारे में अगर आप कुछ याद आ रहा हो तो? जी, तो बेसिकली फर्स्ट राउंड होता है जिसमें आपको हाइट, वेट और आपका नॉर्मल इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, ओके, जिसमें वो चेक करते हैं वेदर योर इंग्लिश एंड हिंदी इज़ परफेक्ट और नॉट। तो व्हाट इज़ द हाइट क्राइटेरिया एंड एज वेट क्राइटेरिया? ओके, सो एज अ फ्रेशर, इफ़ यू आर गोइंग एज अ फ्रेशर, आपका जो एज होता है, एज लिमिट होना चाहिए 18 से 25 के नीचे, और वेट होना चाहिए फॉर गर्ल्स, sorry not the weight, the height should be 155 centimeter, and for boys it's 170 centimeter, and as per your height the BMI should be there, मतलब weight जो है आपका BMI के अकॉर्डिंग होना चाहिए, Body mass which index. is body mass index, correct. बस यही फर्स्ट राउंड में आपका यही होता है बेसिकली, उसी में बहुत लोग छाटे जाते हैं। उसके बाद सेकंड राउंड होता है जिसमें प्रॉपरली वो इंटरव्यू लेते हैं आपका। उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं फिर? सेकेंड राउंड में भी आपका पहले इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद डिपेंड करता है वो क्या पूछना चाहते हैं। इफ़ दे वांट टू नो अबाउट यू, वो आपके बारे में पूछेंगे, या फिर आप इस एयरलाइन को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, इसमें क्या स्पेशलिटी है। तो ये सारा चीज़ डिपेंड करता है, जो भी आपके इंटरव्यूअर होते हैं क्वेश्चंस अलग अलग हो सकते हैं, या तो फिर आपको सिंपली एक टॉपिक दे देंगे कि आप इस पर डिबेट करके बताओ हमें। तो वैसे ही था, कुछ भी बहुत सिंपल सा होता है, इट्स नथिंग वेरी हार्ड टफ ये वो, बस ये है कि आपके प्रेजेंस कितनी है, प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है, प्लस हाउ फ्लुएंट यू आर इन इंग्लिश एंड हिंदी, बस वही देखते हैं। नहीं, ऑफ कोर्स काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, उनको लगता होगा कि नहीं काफ़ी डिफिकल्ट होता है, तो उस चक्कर में वो लोग अप्लाई ही नहीं कर, ट्राई नहीं करते एक्चुअली। तो आपने बताया कि काफ़ी इजी होता है, इट्स तो ऑफ एक्चुअली कोर्स वेरी इजी इफ़ यू आर 12th पास एंड योर बेसिक जो परसेंटेज होता है पासिंग मार्क्स वो 50% अबव हुआ, तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो विदाउट गिविंग एनी मनी। आजकल जो हम देख रहे हैं कि लोग बोलते हैं आपको इंटरव्यू देना है, एयर होस्टेस बनना है, तो आप इतने पैसे जमा कीजिए इंटरव्यू के लिए आइए, तो इट इज़ एक्चुअली फेक। आपका कोई एयरलाइन पैसे नहीं, अगर ऐसा हो रहा तो कहीं ना कहीं वो स्कैम हो सकता है, आप उसमें जा रही हैं। स्कैम, इट इज़ फेक, इट्स अ बिग स्कैम। आपको 1 रुपया भी देना नहीं होता है इंटरव्यू से पहले। वंस यू गेट सेलेक्टेड, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो वो आपसे ब्लैंक चेक मांगते हैं, चेक जो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी कितना मांग रहे हैं, 40, 30, 50,000।
That's a लाइक security. अच्छा सिक्योरिटी वो फॉर होता है। सिक्योरिटी ओके पर्पस विच यू गेट इट आफ्टर 2 months. जैसे ही आप 2 महीने कंटिन्यू हो जाओगे एयरलाइन में, वो आपको पैसे वापस आ जाते हैं। तो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट ट्रेनिंग के लिए लिया जाता है कैसे जी, ये ट्रेनिंग के लिए लिया ट्रेनिंग जाता से पहले आपको सबमिट करना होता Okay. है। उसके पहले आपको कोई पैसे नहीं, इंटरव्यू के लिए 1000 रुपये 500 कहीं कोई नहीं मांगता है। तो इट इज़ अ बिग स्कैम विच इज़ गोइंग है? तो आपने बताया कि अभी 12th के बाद एक परसेंटेज आपने बताया कि ये होना चाहिए, फिर उसके बाद अप्लाई कर सकती हैं। यहाँ पे गुड लुकिंग होना भी इंपॉर्टेंट होता है। ऑन। नहीं, आई डोंट बिलीव इन दैट। गुड लुकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट हाँ अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन होना चाहिए आपका। यू शुड बी प्रेजेंटेबल। आई थिंक पर्सनैलिटी एंड कम्युनिकेशन स्किल ज़्यादा मैटर करता है। इट इज़ द बेसिक थिंग, वो आपको चाहिए। बट हाँ, ऐसा नहीं कि आप हाउ डू यू डिफाइन खूबसूरती। आप यदि प्रेजेंट अपने आप को अच्छे से कर रहे हो, यू आर परफेक्ट। तो एयरलाइन इस चीज़ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है, नाइदर स्किन कलर नॉर मतलब हाइट होना चाहिए बेसिक, क्योंकि वो एयरलाइन में आपको कुछ कुछ इमरजेंसी चीज़ होती है जिसमें आपकी हाइट चाहिए। अभी आपने एक बहुत अच्छा बात बोला कि हाउ यू कैन डिफाइन दी खूबसूरती वाला पार्ट। तो वो तो मेरे हिसाब से डिपेंड करता है कि जो सामने वाला है वो किस तरीके से उस अपने चीज़ आप को को देख रहा है, प्रेजेंट वो कर रहा है, देख रहा है कैसे वो देख ऑफ रहा है। करेक्ट। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप खूबसूरत हुए तो ही मिलेगा। लोगों को ऐसा लगता है लगता है ऑफ बेसिकली। कोर्स। बहुत लोगों को ये भी होता है डाउट कि भाई मेरा तो स्कार है, मुझे लिया जाएगा नहीं, मुझे मेरा टैटू है, मुझे लिया जाएगा कि नहीं। तो हाँ, ये एक फैक्टर ज़रूर होता है। आपका स्कार विजिबल नहीं होना चाहिए। यदि विजिबल है, मिनिमम है, तो दे डू सेलेक्ट इफ़ यू आर लाइक वेरी गुड। अदरवाइज आपके टैटूज़ है तो ये बिग नो नो है। वो तो अलग ही हो गया ना। टैटूज़ होता है तो बिल्कुल नहीं लेते। तो आपको उसके एक लिए तो हुआ कि लेज़र स्कैर्स ट्रीटमेंट तो हो लेना गया, वो होगा। नेचुरल हो गया। एक होता है टैटू तो आप खुद से करवा रहे हो, तो वो हाँ, तो तो फिर वो नहीं ले सकते बिल्कुल भी। नेचुरली भी आपका स्कार यदि बहुत बड़ा है तो दे डोंट प्रेफर इट, क्योंकि वो बहुत प्रेजेंटेबल नहीं लगता। आप उसको छुपा सकते हो कंसीलर से तो वेल एंड गुड, अदरवाइज नो। ओके। तो अभी तक हम लोगों ने बात किया कि आपने बात किया कि आपका 5 राउंड्स में इंटरव्यूज़ हुआ। उसके बाद ऑफ कोर्स आप जो सेलेक्ट हुई तो आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ होगा। ट्रेनिंग का डे 1 कैसा था आपका? ओह, इट वाज वेरी वेरी ऑफ अमेजिंग। कोर्स आप नर्वस होंगी, मैं घर से आप बहुत दही चीनी खा के गई होंगी कि चलो डे 1 है आज। वो क्या था डे 1 आप? मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। घर से दही चीनी खा के नहीं गई थी, क्योंकि मैं एक्चुअली गई थी मुंबई। मेरा Okay, ट्रेनिंग था मुंबई okay. में, और मैं बिलोंग करती हूँ बिहार से। तो मैं बिहार से गई दिल्ली, दिल्ली से मुंबई। मुंबई में मैं एक होटल में रुकी हुई थी। तो अच्छा, मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि आप जैसे ही सेलेक्ट होते हो किसी एयरलाइन में, तो इनिशियली वो आपको 1 हफ्ते का स्टे देते हैं एयरलाइन वाले। आप जिस नए शहर में जा रहे हो ट्रेनिंग के लिए, वहाँ 1 हफ्ते का आपको टाइम देते हैं कि आप 1 हफ्ते में अपना रेसिडेंस ढूंढ लो। तो 1 हफ्ता वो होटल के लिए आपको हाँ, स्टे तो मिलता होटल है। के चार्जेस ग्रेट। वगैरह एवरीथिंग इज़ प्रोवाइडेड बाय एयरलाइन। एयरलाइन ओनली। ग्रेट। तो वहाँ जब मैं गई, बहुत सारे क्रू थे मेरे साथ साथ जिनका नया एक्सपीरियंस था। दे वर ऑल्सो फ्रेशर। हम सब डरे हुए थे बट वो एक्साइटमेंट भी थी कि ओ वी आर गोइंग टू समथिंग न्यू। वेरी न्यू लाइफ। तो जब फर्स्ट डे गए, बहुत नर्वसनेस, और सब हमें देख के पहचान जा रहे, ओ ये तो नहीं है, क्योंकि हमारे चेहरे से दिख रहा है वो, of हमारे course. मेकअप से दिख रहा था। हम जैसे प्रेजेंट कर रहे थे खुद को, वो दिख रहा था कि बहुत प्रोफेशनल नहीं है, बट हाँ है कुछ। तो वही था, जब ट्रेनिंग किया 1-2 हफ्ते के बाद, इट वाज वेरी अमेजिंग। ट्रेनिंग क्या होता है, मतलब किस तरीके से स्टार्ट होता है ट्रेनिंग? डे 1 पे क्या हुआ, फिर डे 2 पे क्या हुआ, वैसा कुछ? अच्छा, तो ट्रेनिंग में हम लोगों का अलग अलग सेक्टर होता है। सेफ्टी होता है, फिर आपका मेडिकल होता है, फिर आपका ग्रूमिंग होता है, सब कुछ अलग अलग। तो ट्रेनिंग वहीं से स्टार्ट हुआ। हम लोग का पहले सेफ्टी स्टार्ट हुआ। सेफ्टी में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। लोगों को लगता है कि एयरलाइन क्रू को कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, आप खूबसूरत है तो बस हो गए। तो वैसा होता नहीं है, बट हमें 3 महीने की कड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। 3 महीने में हमने इतने सारे बुक्स पढ़े होंगे, शायद मैंने अपने लाइफ में नहीं पढ़ा है। बीइंग एन इंजीनियर, आई एम ए मैकेनिकल इंजीनियर, बट आई बिलीव कि मैंने शायद एयरलाइन इंडस्ट्री में ज़्यादा पढ़ाई की है। तो वही वहाँ पे 3 महीने में हमने बहुत अच्छे से सारी चीज़ सीखे। उसके बाद हम लोगों को वाटर रिलेटेड भी सब कुछ सिखाया जाता है, हाउ टू स्विम, हाउ टू रेस्क्यू पीपल, ये सारी चीज़ें, बहुत कुछ है उसमें। उससे पहले आपको स्विमिंग करना आता था कि नहीं, मतलब आप यहीं पे सीखी? मुझे थोड़ा बहुत आता था। इट इज़ एक्चुअली फॉर इंटरनेशनल, इट इज़ मैंडेटरी दैट यू शुड नो हाउ टू स्विम, बट फॉर डोमेस्टिक इन सम एयरलाइन इट इज़ मैंडेटरी, बट इन सम एयरलाइन दे डू गिव यू चांस कि आप सीख लो इतने दिनों में, बट हाँ कंपलसरी होता है। इनिशियली मुझे बहुत कम आता था, आई वॉज नॉट दैट कॉन्फिडेंट, बट एक बार जेट एयरवेज में मिलने के बाद आई लर्नड हाउ टू स्विम। तो ये है। ऑफ कोर्स इस पॉडकास्ट को बनाने का हमारा मोटो ये भी था, इसलिए हम लोगों ने आपको इनवाइट किया कि जो मिसकंसेप्शंस है, लोग ये रखते हैं कि मतलब एयर होस्टेस का जॉब बस ये पर्टिकुलर कुछ चीज़ें करने का है, उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है ऑफ कोर्स आप वो एक्सप्लेन कर रहे हो, तो इससे मुझे लगता है कि लोग काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे, इसलिए ये पॉडकास्ट हम लोग ये कर रहे हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू द पॉडकास्ट, जैसे आपने बताया कि आपने ट्रेनिंग किया, उसके बाद मैंने ये मतलब कहीं पढ़ा है
कि एक जो एयर हॉस्टेस होती हैं वो इतनी ट्रेंड रहती हैं कि वो मेडिकल फैसिलिटीज़ के अंदर जो उनको ट्रेनिंग मिलता है उसमें वो सीपीआर देना, वो चीज़ें करना, वो बेसिक लेवल का जो होता है वो कर सकती हैं अच्छे तरीके से, तो ऑफकोर्स वो होता है। जैसे आप मेडिकल का बता रहे हैं, हम लोगों को फर्स्ट एडर भी बोला जाता है। फर्स्ट एडर मतलब एक नर्स का काम हम कर सकते हैं इजीली। प्रेग्नेंट लेडी से लेके किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, किसी को सर्दी बुखार छींक आ रहा है, वहाँ से लेके एक आपको यदि बेसिक इनिशियल जो एसिडिटी हो मेडिकेशन गया, देना होता है वो आप कर सकती मतलब हैं। हम लोग सब कुछ कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम गिविंग इंजेक्शंस। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को सिखाया जाता है और इट इज़ सो वेल ट्रेंड कि आप लोगों ने न्यूज़ में भी बहुत बार देखे होगा कि जेट एयरवेज में किसी लेडी ने बेबी बर्थ किया है, वैसे वैसे। तो बहुत सारे अच्छी अच्छी चीज़ें होती है जो आप सीख सकते हैं बीइंग अ क्रू। और सिर्फ एयरलाइन में नहीं, इनफैक्ट आप घर पे भी ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। तो इट इज़ रियली अमेजिंग। तो ट्रेनिंग आपका 3 मंथ्स चला, उसके बाद फिर आपका ज्वाइनिंग हुआ फिर जॉब जी, में? 3 महीने ट्रेनिंग चला जिसमें आपको आई सेड कि आपको पहले हफ्ते में आपको सेफ्टी। सेफ्टी वगैरह सब सिखाया जाता है। हाँ, इस 3 महीने में आपको बेसिक पेमेंट भी मिलता है। इट्स नॉट लाइक कि आपको अपने ही पैसे से सब कुछ करना है। आपको मिलता है जो बहुत मिनिमम होता है, इट्स लाइक अराउंड 18 to 20,000 आपके मिनिमम खर्चे ओके, निकालने वो के लिए। 3 महीने के लिए आपको जी, मिलता 3 है, महीने हर के लिए। महीने 18,000? यस। ओके। उसके बाद जो आपका स्टार्ट होता है फ्लाइंग, दैट्स अमेजिंग। वो उसमें आपकी सैलरी भी बढ़ जाती है, पैसे भी बढ़ जाते हैं इज एज पर फ्लाइंग आवर। आप जितने घंटे फ्लाई करोगे उतने ज़्यादा पैसे प्लस पॉइंट होते हैं। तो ये बहुत अच्छी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है कि बस फुल टाइम होता है, ये कैसे होता है? ये फुल टाइम नहीं है, ये एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही होती है। 3 साल का होता है, उसके बाद फिर रिन्यू भी हो जाते हैं चीज़ें। तो कॉन्ट्रैक्ट ईयरली होता है कि वो आवर्स के बेस पे होता है? क्योंकि पायलट्स का मैंने कई बार सुना है कि वो 70 आवर्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है, 90 आवर्स का होता है। हाँ, कैबिन क्रू का किस पायलट्स का तरीके से होता डिफरेंट है? है, बट फॉर क्रू इट इज़ ईयरली। ओके। और हर साल के बाद आपको दोबारा से वो सारे बुक्स पढ़ने होते हैं, ट्रेनिंग्स अपना वो ट्रेनिंग पास देना करना होता है, होता है। उसमें पास करना होता है। उसके बाद ही आप दोबारा के लिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप जा सकते हो। तो आप पास नहीं किए तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वहीं फेल हो जाता है, पास कर गए तो आप दोबारा। तो व्हाट वाज योर सैलरी आफ्टर दी ट्रेनिंग, मतलब आपका सैलरी क्या था? So when I was in Jet Airways, my first salary which I got was ओके, 42,600. इन हैंड? I still remember, yes, इट्स इन हैंड, ओके in ओके, hand. ग्रेट। And उसके बाद तो काफ़ी अच्छा हो गया था। इट वॉज प्लस 1 लाख आफ्टर 6-7 मंथ। जैसे आप नए धीरे धीरे सीनियर होते जाते हो, नए ट्रेनिंग्स मिलते जाते हैं, आपका सैलरी बहुत अच्छा होने लगता है। इट इज़ इंडीड अ लैविश लाइफ, बहुत अच्छा। तो ऑफकोर्स ये सैलरी तो डिपेंड करता होगा ना एयरलाइन वाइज, डिपेंड एयरलाइन करता है वाइज। सीनियरिटी बेसिस पे आपका। इससे एक चीज़ सवाल दिमाग में मेरे आ रहा है कि जेट एयरवेज में आप काम कर रही थी, वाई जेट एयरवेज क्लोज्ड? मतलब फिर क्या हुआ जेट एयरवेज के साथ? मतलब सबसे अच्छा चल रहा था, आप कुछ अंदर की बात अगर पता हो तो क्यों हुआ फिर, इट कैसे? इज़ अनटोल्ड स्टोरी दो। हाउएवर एवरीवन नोज कि गोयल साहब जी ने क्या किया, जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत इम्पैक्ट भी पड़ा। एंड वी हैव एज अ क्रू, एज ए एम्प्लॉय ऑफ जेट एयरवेज, वी हैव गिवन आवर बेस्ट। बट वही है कि हम और कुछ नहीं कर सकते। मैनेजमेंट लेवल पे आप वो नहीं कर मैनेजमेंट सकती में ऑफ हम कोर्स। नहीं घुस। ग्राउंड पे जो आप कर रही थी वो आप तो कर ही रही थी, मतलब जो आपके हाथ में था। जी जी, सिर्फ मेरे हाथ में नहीं, इनफैक्ट नॉट ओनली कैबिन क्रू, कैप्टन और लोडर्स, इनफैक्ट अब ग्राउंड स्टाफ सब ने अपना 100%। एवरी पीपल इन्वॉल्व इन दिस? दे एक्चुअली वर्क फॉर 3 to 4 months विदाउट सैलरी। कैन यू बीट दैट? वो उन्होंने इतना हार्ड वर्क तो उस किया। फेज में आप भी थी कि आप उससे पहले छोड़ चुकी थी? हाँ, नहीं, मैं उस फेज में थी। अच्छा। आई वॉज द फैमिली ऑफ जेट एयरवेज, तो मैंने अपनी फैमिली को 100% दिया। तो मतलब आपने भी लास्ट में कुछ ऐसा स्टेजेस आया जहाँ पे आप सैलरी के बिना भी काम कर रही हाँ थी हाँ, उस मैंने time? कम्प्लीटली 3.5 months मैंने विदाउट सैलरी काम किया। तो सिर्फ मैंने ही नहीं, इनफैक्ट सभी ने किया है। ऑलमोस्ट 80% ऑफ द क्रू, कैप्टन इंक्लूडिंग द जेट एयरवेज फैमिली, दे वर्कड विदाउट सैलरी फॉर 3 months। व्हाट वाज योर डे वन एक्सपीरियंस इन द फ्लाइट? मतलब डे वन एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब आज मेरा पहला दिन है जब मैं फ़्लाइट में जाऊँगी लाइव, जो मैंने ट्रेनिंग लिया 3 महीना, उसके बाद मैं अब फ्लाइट में जाने वाली हूँ, तो डे वन आपका एक्सपीरियंस कैसा था? डे वन एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही अमेजिंग था, क्योंकि मैं एज ए न्यू क्रू जा रही थी और मेरे सारे बाकी जो कलीग थे उनको पता था। सो व्हेन आई वेंट, उन्होंने वेलकम केक बनाया था मेरे लिए और बहुत अच्छे से वेलकम श्रिंजा 9W ऐसे करके लिख के दिया था। तो बहुत ही अच्छा ओवरवेलमिंग फील हुआ। प्लस जो मेरे सीनियर क्रू थे उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से एक एक चीज़ सी, ट्रेनिंग में थ्योरेटिकल समझना और प्रैक्टिकल लाइव देखना is वो very डिफरेंट, different. ऑफ कोर्स It is different. एग्री एग्री। तो आप प्रैक्टिकली जितना भी सीखते हो वहाँ पे जाके, सॉरी, थ्योरेटिकली आप जितना भी सीखते हो वहाँ जाके प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत डिफरेंट हो ही जाता है। तो वहाँ जाने के बाद आई वॉज सो नर्वस, आई डोंट नो हाउ टू डू वॉट। जबकि ट्रेनिंग में आप सब सीखे होते हो, वहाँ नर्वसनेस में सब कुछ भूल गए।
तो जो मेरे सीनियर क्रू थे उन्होंने बहुत अच्छे से एक एक चीज़ सिखाया मुझे, इसको ऐसे खोलते हैं, इसको ऐसे करते हैं, ऐसे कैप्टन बुलाते हैं. इट वॉज अमेजिंग अमेजिंग. इनफैक्ट माई कैप्टन्स, सो इट वॉज क्या बोलूँ मैं, एक प्रथा थी हमारे जेट एयरवेज में बहुत पहले, जब ये रूल नहीं आया था. एक प्रथा था कि जो नए क्रू होते हैं उनको लैंडिंग कैप्टन कॉकपिट में बिठा के दिखाते हैं. तो वो बहुत ही वो amazing एक्सपीरियंस सा ही बहुत experience मज़ेदार था. होगा ना. जी जी बिल्कुल. तो हम क्रू सीट में बैठे हुए थे. कॉकपिट के अंदर एक एक्स्ट्रा सीट होती है, वहाँ बैठ के हमने लैंडिंग देखा अपना पहला लाइफ का. और मेरे लिटरली आई क्राइड, क्योंकि इतना अमेजिंग फील हुआ ना वो लैंड होते हुए, मैं बता नहीं सकती. दैट एक्सपीरियंस वाज. तो अब जैसे आपने कितना 4 साल काम किया आपने जेट एयरवेज में, तो 2016 से लेकर 2020 तक आपने काम किया. उसके बाद वाई यू शिफ्टेड फ्रॉम जेट एयरवेज टू विस्तारा? ओके, सो जेट वाज एक्चुअली गॉट क्लोज्ड. हमने सोचा था शायद से रिवाइव्ड हो जाएगा आफ्टर वर्किंग 3 months विदाउट सैलरी, बट वो रिवाइव हुआ नहीं. आपको 3 महीने का सैलरी मिला कि नहीं? नहीं. नहीं मिला. शायद वो नहीं मिलेगा. चलिए कोई बात नहीं. इट्स ओके. एक्सपीरियंस मैटर्स, तो कोई बात नहीं. तो फिर वो जब 3 महीने कंप्लीट हो गए, लिटरली कंपनी ने हमें खुद से रेजिग्नेशन लेटर दिया कि अब आपको कंपनी छोड़ के जाना पड़ेगा, विच वॉज लाइक वेरी पेनफुल. However, we ऑफ had कोर्स no आपने other 4 साल दिया options. तो वो पेनफुल होता ही एग्जैक्टली है. एग्जैक्टली. और मैं छोड़ना नहीं चाहती थी, हमें निकाला गया, तो वो बहुत ही पेनफुल था. फिर मैंने देखा कि विस्तारा में बहुत सारे अच्छे इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, इंडिगो में चल रहे हैं, सब जगह. हाउएवर आई ट्राइड इन विस्तारा एंड आई गॉट सेलेक्टेड फॉर इट. तो फिर मैंने विस्तारा ज्वाइन कर लिया. व्हाट वाज योर शिफ्ट फ्रॉम जेट एयरवेज टू विस्तारा? उसमें क्या चेंजेस देखने को मिला चेंजेस बेसिकली मेरा बेस चेंज हो गया. पहली बात, आई वॉज इन चेन्नई. जो आपका जेट एयरवेज का बेस यस, था? ओके. मेरा बेस था जेट एयरवेज में चेन्नई. और दैट फैमिली वाज अमेजिंग. द मैनेजर्स एंड देन क्रू. एक छोटा सा एयरलाइन, छोटी सी जगह पे बहुत अच्छा लग रहा था. मतलब सब एक दूसरे को जानते थे, हेल्प करते थे. मैं विस्तारा में आई तो इट वाज लाइक ह्यूज फॉर मी, एंड माई बेस वाज दिल्ली. तो बेस भी चेंज हो गया. हाँ, तो चेंज होने के बाद भी फिर भी इट वाज अमेजिंग, क्योंकि क्रू लाइफ वी ऑल नो ईच अदर. हाउएवर जितने सारे वहाँ पे लोग सेलेक्ट हुए थे, 40 और 50% वेयर जेट एयरवेज क्रू. तो हम सब एक दूसरे को जानते थे. तो आई नेवर फेल्ट लाइक कि मैं किसी और जगह आ गई हूँ. ओवरऑल इट वाज लाइक फैमिली अगेन. जेट जेट एयरवेज के बारे में जो मैंने अभी तक जाना है, लाइक आई डिडंट गॉट अ चांस टू ट्रैवल इन जेट एयरवेज ऑफ कोर्स, लेकिन मेरे फादर का पहला एयरलाइन जो उन्होंने बैठा पहली बार फ्लाइट में वो जेट एयरवेज था. और आज भी जब भी ऐसा घर पे बात होता है तो वो कहते हैं कि जो सर्विस और फैसिलिटीज़ जेट एयरवेज से मिलता था, जो सीट का कंफर्ट, जो इन फ्लाइट एक्सपीरियंस, जो कैबिन क्रू का एक्सपीरियंस, वो सारा कुछ आज के किसी फ्लाइट में नहीं मिलता है आज के टाइम में. ट्रू दैट. नॉट ओनली दैट, सर्विसेज, जो सर्विस था वो तो था ही, प्लस जो फैमिली थी बैक ऑफ द, मतलब आप जैसे आप एज अ पैसेंजर सिर्फ एज ए crew देख पैसेंजर रहे व्यू हो. मैं देख रहा हूँ. हाँ. हाँ, तो वहाँ पे आप सब कुछ नहीं देख सकते, बट of आप course. बैक जाके देखो एज ए क्रू. मैं बता रही हूँ, तो मैनेजमेंट वॉज अमेजिंग, दैट क्रू सेट वॉज अमेजिंग, एवरी वन वॉज सुपर. दे वर सो रेडी टू हेल्प यू इन एवरी पॉइंट. मतलब आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि आप जॉब कर रहे हो. लिटरली रोज़ सुबह उठ के जब मैं जेट एयरवेज का वो यूनिफॉर्म पहनती थी, इट वॉज येलो इन कलर, मस्टर्ड येलो. आई यूज टू फील लाइक कि वाओ, मैं कहीं जा रही हूँ, मैं कुछ काम करने जा रही हूँ. मतलब बहुत प्राउड फील होता था. तो येस, जेट वॉज अमेजिंग अमेजिंग. ओके. उसके बाद विस्तारा में आपने कितने साल काम किया फिर? विस्तारा में अगेन इट वॉज लाइक फोर ईयर्स ऑलमोस्ट. तो व्हाट वाज योर सैलरी इन विस्तारा? मतलब जेट एयरवेज से फिर वो बढ़ा कि घटा? आई एम सॉरी, इट इज़ एक्चुअली अ पेनफुल क्वेश्चन दो. जेट एयरवेज में मेरी जो सैलरी थी, विस्तारा में आई गेट 1/4 ऑफ इट. 1/4 सैलरी मुझे विस्तारा में मिलती थी. तो जेट एयरवेज कहीं इसलिए तो नहीं डूबा ना कि सैलरी इतना ज़्यादा पे कर रहा था? नो नो. जैसे आपने बताया कि जो डिफरेंस है वो 1/4 का था, तो अगर आपको 4 टाइम ज़्यादा सैलरी पे कर रहा है तो इसलिए शायद वो जेट एयरवेज वो ऐसा कंडीशन में कमा आया. भी उतना गए थे. ओके, ग्रेट. उनके लॉयल कस्टमर्स बहुत ज़्यादा थे. उनके टिकट प्राइस भी ज़्यादा थे. हाँ, ऑफ कोर्स उनके मजाक reach भी मस्ती हम लोग बहुत कुछ भी ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन हाँ टिकट प्राइस भी उनका ज़्यादा था. और शायद से ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज में जाते थे. तो विस्तारा वॉज अ न्यू एयरलाइन. व्हाई यू लेफ्ट विस्तारा? As you said, the salary was 1/4. I was not that happy because of my salary. However, management and everything was amazing. और मुझे उससे कहीं ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई. Also, I got married. So for me, managing the time was very difficult when I got married. तो मैंने बोला कि ठीक है, let's start something new.
ऑफ कोर्स वो तो एक पेन होता होगा ना कि मतलब किसी का अगर सैलरी 1 लाख रुपया है और वो उसमें जो भी वो अपने खर्चे बना रहा है और अचानक से सैलरी 25,000 रुपया हो जाए तो आई फिर वो नो मैनेज आई करना नो तो इट मुश्किल हो वाज जाता वेरी होगा ना। वेरी पेनफुल एंड डिफिकल्ट। मैनेज करना तो छोड़ दो, जब वो सैलरी क्रेडिट होता था अकाउंट में, मतलब क्या हो रहा रोना है? निकल जाता था। रोना आ जाता छुट्टे गिर रहे हैं अकाउंट में, हाँ ऐसा हाँ, लगता होगा। वैसे लगता था किसी ने ऊपर से छुट्टे गिरा दिए। तो जैसे आपने बताया कि आपने फिर विस्तारा को जो ड्रॉप किया उसके बाद आप फिर एयरलाइन इंडस्ट्री की छोड़ के अभी आप क्या कर रही हैं? Abhi, I'm working with Comfed, which is actually a milk industry. So I'm working as a export import executive, and also I'm running my own business. तो मैं दोनों चीज़ मैनेज कर रही हूँ. व्हाट इज़ योर एग्जैक्ट बिजनेस अगर आप कंफर्टेबल So हैं my तो? business is all about e-commerce. It's not exactly my business. It's my husband's business. ओके, तो which आप उसमें I हेल्प am कर रही हैं? yes, मैं ऑफ कोर्स। सीख रही हूँ अभी ओके, फिलहाल. ग्रेट 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 ग्रेट। तो मैं वैसे ही बस यही सब कर रही हूँ फिलहाल. कपल गोल्स। Couple goals. ग्रेट। Hashtag couple goals. तो अब वो मतलब शिफ्ट कैसे हुआ, मतलब जैसे मैं वापस आता हूँ उस क्वेश्चन पे कि आपने एयरलाइन इंडस्ट्री को छोड़ा, उसके बाद आप ऐसा जगह काम कर रही थी जो शायद आप पहले नहीं कर रही थी, तो फिर वो करने में मज़ा आ रहा था, नहीं आ रहा था, वो क्या था आपका शिफ्ट? देखिए हर प्लस इंडस्ट्री का आपका जो बेस था विस्तारा में वो बाहर था, कहाँ पर था आपका बेस? विस्तारा में, दिल्ली में. दिल्ली में था, तो दिल्ली से आप फिर पटना आई हैं अभी, तो पटना में आप आई, तो क्या उस टाइम पे वो आपका माइंडसेट क्या था कि मतलब मैं दिल्ली से पटना आ रही हूँ, यहाँ पे मैं एयरलाइन को छोड़ के ये काम कर रही हूँ? एयरलाइन में क्या होता है कि आपको हर दिन ट्रैवल करने को मिल रहा है, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, वो आपको यहाँ नहीं मिला, तो फिर वो शिफ्ट कैसा था, माइंडसेट शिफ्ट कैसा था आपका? आपने एक्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा. आई मस्ट टेल यू, वंस अ क्रू ऑलवेज अ क्रू. ग्रेट। एक बार आप मतलब आपके जहन में वो क्रू वाले खून दौड़ गए ना, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट आउट फ्रॉम देयर. क्योंकि आप, इट वाज काइंड ऑफ ट्रॉमेटिक फॉर मी कि मैं हर रोज़ उठ के मैं सोचती हूँ कि वापस मैं एयरलाइन में चली जाऊँ, वापस मैं एयरलाइन में चली जाऊँ, क्योंकि लाइफ वॉज वेरी लैविश. इट वॉज अमेजिंग. आप हर रोज़ नए लोगों से मिल रहे हो, नया सीख रहे हो, मतलब रोज़ आपको कुछ ना कुछ नया नए लोगों से याद आया कि मतलब आप सेलिब्रिटी से मिलते होंगे काफ़ी, ऐसा कुछ मैं देखता हूँ काफ़ी सारे फोटोज। इंडीड इंडीड. सबसे बेस्ट सेलिब्रिटी किन से आपने मिला है? मैं माधवन से मिली हूँ. Okay, आर माधवन, great. ओ माय गॉड, ही इज़ स्वीट हार्ट. बहुत ही स्वीट है. ही इज़ नॉट लाइक कि ओ तुम क्रू हो, दूर रहो एंड ऑल. बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ऐसा करते भी हैं, बट माधवन सर वॉज अमेजिंग. मतलब बहुत प्यारे. कितना टाइम हो गया आपको पटना में रहे अभी? पटना में रहते हुए मुझे 6-7 महीने हो गए. 6-7 महीने हो गए। तो व्हाट इज़ द थिंग विच यू लाइक अबाउट पटना एंड व्हाट इज़ द थिंग विच यू लाइक्ड अबाउट दिल्ली, ऐसा कुछ? सी आई बिलीव जो लोग बोलते हैं बिहार के लोग ऐसे होते हैं वैसे होते हैं. ऑनेस्टली मैं चेन्नई में रही हूँ, मैं बिहार में रही हूँ, मैंने पूरे इंडिया देखा हुआ है, मैंने वर्ल्ड देखा हुआ है, बट आई फील लाइक बिहारीज आर सो गुड. वो इतने हेल्पिंग नेचर के होते हैं, मतलब अमेजिंग. मतलब ऐसा लग, इतने सॉफ्ट स्पोकन होते हैं. हाँ, गुस्सा है तो गाली भी देते हैं, दैट इज़ टोटली डिफरेंट. वो तो हर जगह होता है वो ना, हर वो तो जगह हर जगह होता है. होता इट्स है। नॉट लाइक सिर्फ बिहार में होता है, बट वो जेन्यूनली आपका हेल्प करना चाहते हैं. वो जेन्यूनली दिल से आपको एक बार दोस्त मान लिए तो वो आपको 100% देंगे. ये चीज़ मैंने दिल्ली या फिर कहीं और बहुत कम देखी. तो अभी तक हम लोगों ने पॉडकास्ट में काफ़ी कुछ चीज़ों के बारे में जाना और बात किया, और ऑफकोर्स मुझे लगता है कि जो ऑडियंस ये देख रही होगी उनको काफ़ी मज़ा आ रहा होगा. कि एक बार कमेंट करके बता देना कि मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार प्लीज़ कमेंट कर देना. मूविंग फॉरवर्ड टू द पॉडकास्ट, अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में जानने की बात करते हैं आपसे जो अननोन होते हैं. एज ए पैसेंजर हम लोग को नहीं पता होता है कि वो क्या होता है, किस तरीके से होता है. जिसमें से सबसे पहला चीज़ जो स्टार्टिंग में आपने बताया था पॉडकास्ट के कि इमरजेंसी गेट खुलने का एक इंसिडेंट आपके साथ हुआ था, तो उसके बाद क्या होता है? वो तो मैं समझ गया कि आदमी के अंदर चुल होता है कि खोल दो बस देखते हैं क्या होता है, वो खुलेगा कि नहीं खुलेगा वो टेस्ट करने का एक चुल होता है. उसके बाद क्या होता है? हाँ, तो जैसे आप पूछ रहे थे कि खोलते कैसे, बहुत इजी होता है, नॉब खोल दो ये वो. इट्स नॉट वेरी इजी. पहले तो एक सेफ्टी गार्ड होता है उसके ऊपर. आप वो सेफ्टी गार्ड भी खोलते हो तो एक बीप साउंड आती है. उसके बाद आपके पास एक हैंडल होता है जिसको पकड़ के आपको खींचना होता है, और फिर अलग तरीके से, क्योंकि नॉर्मल आप जब दरवाज़ा खोलते हो तो ऐसे खोलते हो, बट उसको अलग तरीके से खोलना होता है ताकि नॉर्मल पैसेंजर्स उसको ना खोल पाए. उसके बाद आपको फेंकना होता है, तो जिसको मैं डिटेल्स में यहाँ पे ऑब्वियसली नहीं बता सकती. वो तो ऑफ कोर्स जब फ्लाइट में जो वहाँ पे बैठते हैं जो पैसेंजर, उनको एक्सप्लेन किया जाता है कि अगर ऐसा कुछ हो तो आप खोल हाँ, सको तो उस चीज़ उनको को. एक्सप्लेन किया जाता है कि कैसे खोला जाता है. बस वो भी हम देख के बिठाते हैं कि वो एलिजिबल हैं उस जगह पे बैठने के लिए कि नहीं. अब अगर वो बहुत ज़्यादा बूढ़े हैं या बहुत ज़्यादा छोटे हैं तो फिर उनको वहाँ नहीं बैठाया जाता है. प्रेग्नेंट लेडी जो 15 ईयर्स से कम हो, या फिर जो बहुत बूढ़े हो, या फिर फिजिकली हैं. तो अभी तक जो भी हम लोगों ने डिस्कशन किया, आई थिंक आपको काफ़ी मज़ा आया होगा पॉडकास्ट बहुत में. ज़्यादा. एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में एक और आ रहा है कि मतलब बॉम्ब थ्रेट्स जो होता है वो फ्लाइट्स के अंदर काफ़ी उसको मतलब ऐसा होता है कि अगर वो नहीं भी हुआ है तो लोग ये मान के चलते हैं कि वो हो रहा है. अगर किसी ने ये शब्द का यूज़ कर दिया तो लोग मान के चलते हैं कि हाँ इसमें बॉम्ब है, फिर वो पूरे चेक्स होते हैं. मतलब उसका कैसे होता है, कभी आपने एक्सपीरियंस किया हो या क्या होता है वो? एक्चुअली
बेसिकली क्या है कि अब पहले था ऐसा कि लोग बॉम्ब थ्रेट पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड करते थे, जो लेट हो रहे हैं वो भी कॉल करके बोल देते आपके फ़्लाइट में बॉम्ब है। तो इसके वजह से बहुत सारे प्रिकॉशन हम लोग को लेना पड़ा है, और इसीलिए जब कोई बॉम्ब या फिर ऐसे वर्ड्स यूज़ करता है लाइक हाईजैक बॉम्ब एंड ऑल, तो हम थोड़ा सा टाइम लेते हैं बीइंग अ क्रू एंड कैप्टन जो भी है एयरलाइन के, और हम सारे चेक्स करते हैं। जो हमारे बॉम्ब के चेक्स होते हैं या फिर हाईजैक के चेक्स होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होता है। नॉर्मली जो हम रोज़ जो सेफ्टी चेक्स और ये सब करते हैं वो अलग होता है, बट बॉम्ब और ये सब में क्योंकि ये थोड़ा सा मेजर कंसर्न हो गया, तो हम उसमें जाके फिर वो सारे चेक्स करते हैं। एक एक लगेज हम खोल के हटा के चेक करते हैं, देखते हैं। एक्चुअली हम हटाते भी नहीं हैं क्योंकि ये नेवर नो कौन सा बॉम्ब है वहाँ पे, तो हम सबसे पूछते हैं सारे पैसेंजर से किसका है। हाँ, नहीं हम करते हैं, हम एज अ क्रू करते हैं। प्लस आपके ग्राउंड, यदि हम ग्राउंड पे हैं तो ग्राउंड पे भी चेक्स होते हैं, जिसके लिए इंजीनियर और वो ग्राउंड स्टाफ वगैरह आते हैं, वो अलग अपना चेक करते हैं। सारा कुछ दोबारा से चेक होता है, इंक्लूडिंग द इंजन एंड एवरीथिंग। उसके बाद हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं फ़्लाइट, यदि ऐसा कुछ नहीं मिला तो मतलब अगर आप एयरपोर्ट पे हैं, फ्लाइट में हैं या उस जगह जा रहे हैं तो कुछ वर्ड्स को आपको अवॉइड करना है। यस, लाइक हाईजैक बॉम्ब, ये सारी चीज़ें हम लोग को बहुत ही, नॉट हम लोग को बट पैसेंजर्स को भी अवॉइड करना होता है। अब ये रूल हो गया है किसी किसी एयरलाइन पे, लाइक जैसे जम्मू हो गया आपका, ये सारे एयरलाइन पे, नॉट ओनली एयरलाइन, आप यदि एयरपोर्ट के अंदर भी ये सारे वर्ड्स यूज़ करते हो तो CSF को इतना अथॉरिटी है कि वो आपको रोक देंगे, आपको फ़्लाइट पे नहीं जाने देंगे। तो यू शुड बी केयरफुल ऑफ दैट वर्ड्स, आप नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है, मजाक से भी। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन कि मतलब एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आ रहा है कि लाइक कि अगर मान लीजिए फ़्लाइट के अंदर कुछ अनइंटेंडेड सीन्स किया जा रहा है, लाइक सेक्सुअली चीज़ें हो रही है, तो उसमें फिर किस तरीके से आप रिएक्ट करती हैं? आपका फर्स्ट एक्शन क्या होता है? तो सपोज किसी क्रू के साथ ये हो रहा है, तो क्रू तो पहले पहले तो आपको वार्न करेगी, पहले वो जानने की कोशिश करेगी कि वॉज इट इंटेंशनली या फिर गलती से कुछ ऐसा हो गया, सपोज बॉडी टच हो गया या फिर ऐसा कुछ। तो ये सब जानने के बाद व्हेन वी अंडरस्टैंड कि ये पर्सन जानबूझ के कर रहा है ऐसा, तो हम अपने सीनियर क्रू को बताते हैं, जो अपने कैप्टन्स को बताते हैं। तो कैप्टन को बताते ही दे पुट ऑन द इमरजेंसी आपका साइंस, जिसकी वजह से सीट बेल्ट साइन ऑन हो जाते हैं और आप चेयर से नहीं उठ सकते, अपनी सीट से नहीं उठ सकते। उसके बाद देयर आर सम मेजर्स जो हम लोग को लेना पड़ता है, जो कैप्टन लेती है, जिसमें यदि एक्सट्रीम हो गया तो हम लैंड होने के बाद उनको हैंड ओवर कर देते हैं वहाँ के पुलिस अथॉरिटीज़ को, एयरपोर्ट पुलिस को, CSF को, जो मतलब कंप्लेन जाता है, फिर बहुत सारी चीज़ें होती है। बेसिकली आप ये हरास करने के बाद यू कैन नॉट एस्केप। एयरलाइन इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखती है कि क्रू को इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम ना हो, यदि हुआ तो फिर आप तो जेल जा रहे हो पक्का। आप कभी ऐसा इंसिडेंट फेस किए हो, नॉट खुद के साथ बट ऑफ कोर्स किसी और के साथ, कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ, ऐसा कुछ? हाँ, एक्चुअली क्योंकि कई बार ऐसे लोग मिल जाते हैं ऑफ कोर्स उस चीज़ के अंदर जो राइट, इंटेंशनली कर देते हैं इस चीज़ को, Correct, तो ऐसा correct. कुछ आपका एक्सपीरियंस? तो बेसिकली आई वॉज डूइंग इंटरनेशनल फ़्लाइट, और इंटरनेशनल फ़्लाइट में दैट पैसेंजर वॉज फुल्ली ड्रंक, सो ही डिड समथिंग विच वॉज एक्चुअली नॉट इंटेंशनली, क्योंकि वो ड्रंक था, वो अपने आप को काबू नहीं कर पाया। हाँ, तो वो अनइंटेंशनली था। हाउएवर हमने उनकी सीट चेंज कर दी और फिर मेजर प्रिकॉशंस भी लिए गए। सी इफ द पैसेंजर आर टू ड्रंक और वो अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, तो हमारे पास रिस्ट्रेन करने की इक्विपमेंट्स होती है, हम उनको सीट पे बिठा के रिस्ट्रेन कर देते हैं। व्हाट इज़ द रिस्ट्रेन, मतलब कि उसका मतलब क्या होता है? आप उनको बांध देते हो। अच्छा, तो आपके पास रस्सी वस्सी ऐसा कुछ होता है? रस्सी नहीं होता है, वो रिस्ट्रेनिंग इक्विपमेंट होता है, इट्स थिन प्लास्टिक थ्रेड टाइप, जिससे हम उनको बांध देते हैं। तो बस बांध दिया एंड ही वाज ओके, क्योंकि उन्होंने गलती करा था, उन्होंने भी ज़्यादा कुछ नहीं किया, तो हमने रिस्ट्रेन कर दिया। लैंड होने के बाद इस चीज़ का रिपोर्ट भरना होता है हमें, छोटी सी छोटी चीज़, आपने किसी को पैरासीटामोल भी दिया तो एज अ क्रू हम लोग को रिपोर्ट भरना पड़ता है, ताकि बाद में कोई कुछ ना हो जाए और हमारे मैनेजमेंट या फिर क्रू सबको पता रहे कि क्या हुआ। तो हमने रिपोर्ट भरा एंड एवरीथिंग वाज नॉर्मल फाइन। ही डिड अपोलोजाइज। लैंड होने के बाद जब उनको थोड़ा होश आया तो उन्होंने बहुत माफ़ी वाफ़ी भी मांगा। तो या नथिंग सो मेजर, मैंने तो ऐसा कुछ फेस नहीं किया है अभी तक। सो यस। तो आई थिंक फ़्लाइट के अंदर जब एक प्लेन होता है उसके अंदर सारा पावर जो होता है वो कैप्टन के पास होता है। ऑफ कोर्स वो चाहेंगे तो वो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब इन दी प्लेन।
एज ए कैबिन क्रू उनके पास क्या पावर होता है कि वो उस चीज़ को मैनेज कर सकती हैं? तो बेसिकली कैप्टन्स के पास मेजर जो पावर होता है वो होता है कॉकपिट का। एज ए क्रू आप जब एयरलाइन मतलब पैसेंजर्स के साथ डील कर रहे हो तो सारा पावर आपको पहले क्रू को दिया जाता है कि आप कुछ भी कर सकते हो। इट्स नॉट लाइक कि आप अपने लिमिट्स क्रॉस कर दो, नो, देर इज़ अ रूल फॉर एवरीथिंग, रूल एंड रेगुलेशंस विच इज़ कॉल्ड SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। बट येस, ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते कभी कभी जहाँ हम लोग COP मैनेज करते हैं। व्हाट इज COP? COP इज़ क्रू ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। बेसिकली ये हम लोग किसी को बताते नहीं है, क्रू के बीच में रहता है। बट ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जहाँ आपके SOPs काम नहीं करते, तो वहाँ हम लोग को थोड़ा सा सोच समझ के मिल के सारे क्रू के साथ बातचीत करके एक उस पे जाना पड़ता है, सोल्यूशन पे जाना पड़ता है, विच वी डू। वो सारे होने के बाद यदि हमारे हाथों से बाहर जा रहा है एंड वी आर नॉट एबल टू टेकल द सिचुएशन, देन वी इन्फॉर्म कैप्टन कि इसके बारे में अब क्या किया जाए, यू शुड टेक केयर ऑफ इट। देन कैप्टन टेक्स द हैंड ओवर। कभी ऐसा इंसिडेंट आपके साथ हुआ है फ्लाइट के दौरान, मतलब टर्बुलेंस का एक चीज़ होता है, कभी मतलब कई बार होता है कि कई बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस हो जाता है। मेरे साथ ही एक बार हुआ है व्हेन आई वाज फ्लाइंग फ्रॉम दिल्ली टू पटना। विस्तारा से ही फ्लाइट कर रहा था मैं बाई चांस उस टाइम पे, ये बात है आई थिंक 2021 की। तो उस टाइम पे फर्स्ट टाइम आई फेस द मेजर टर्बुलेंस। बाकी थोड़ा बहुत तो वो तो हम लोग हमेशा करते हैं, लेकिन उस टाइम पे बरसात का मौसम था और मेजर टर्बुलेंस फेस किया मैंने। आपके साथ कभी ऐसा एक्सपीरियंस हो लगा कि आज मतलब गया फ्लाइट, आज जाने वाला है, मतलब क्रैश होने वाला है, ऐसा कुछ? जी, एक बार बहुत भयानक व्हाट वाज द रूट? So the route was Bangalore, from Chennai to Bangalore, and it was not rainy season, it was summer. लोगों को ये मतलब बहुत बड़ी गलतफहमी है कि बारिश होता है या फिर बिजली कड़कती है तभी टर्बुलेंस आता है। नो, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तब आपके एटमॉस्फेयर में एयर पॉकेट्स बन जाते हैं। एयर पॉकेट्स इज़ बेसिकली वहाँ पे एयर नहीं है और वो वैक्यूम क्रिएट हो गया, तो वैसे जगह पे आपके जो फ्लाइट जाती है तो बहुत बुरी तरह से टर्बुलेंस होता है। नहीं, इसमें मैं एज ए पैसेंजर आपको पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ कि मतलब हमें ऐसा लगता है कि मतलब जब बरसात हो रहा है या बिजली कड़क रही है तो उस टाइम पे दिखने में खिड़की से बाहर काफ़ी भयंकर सीन लगता है। तो Exactly. लगता है कि अब मतलब गया, थोड़ा सा इसलिए हम लोग इस लगता है। तरीके से सोचते हैं कि अब मतलब लगता है बरसात के हम टाइम ज़्यादा भगवान के करीब है, हाँ बस एकदम, पहुंच बस जाएंगे। यहीं से डायरेक्ट ऊपर नीचे जाने की जरूरत नहीं है, सीधा ऊपर होता है। ऑफ कोर्स कंटिन्यू। तो वो था समर सीज़न और उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण बहुत भयंकर टर्बुलेंस हुआ एयर पॉकेट के कारण। मतलब फ्लाइट ऐसे जा रही थी और एकदम से नीचे आया, क्योंकि वो वो एकदम अलग ही से होता नीचे है आया तो सारे एक्सपीरियंस। पैसेंजर्स ऐसे हो गए हाँ हाँ हाँ। तो और वैसे मोमेंट तो कई बार वो सेफ्टी साइन नहीं ऑन रहता है तो लोग कई बार सीट बेल्ट ओपन कर देते हैं। बट जनरली कैप्टन्स को पता चल जाता है, पहले इंडिकेशंस आ जाते हैं, तो वो सीट बेल्ट साइन ऑन कर देते हैं। उस समय सीट बेल्ट साइन ऑन था बट स्टिल इट वाज हॉरिबल। बहुत ज़ोर से टर्बुलेंस आया जिसकी वजह से बहुत लोगों को चोट भी लगी। नथिंग मेजर, छोटा मोटा इधर उधर। तो हाँ, तो हमने ये बहुत आपने बार एक्सपीरियंस किया ऐसा है, कुछ, correct. ये आपका मेजर एक्सपीरियंस था? Yes, yes. व्हाट इज़ द मोस्ट फनीएस्ट एक्सपीरियंस आपने इन फ्लाइट ऐसा कुछ फनीएस्ट? So, मतलब अगर आप आज भी सोच रही हो तो आप हंस रही हो उस पर, आपने ऐसा कुछ? हाँ, मुझे ऐसे बहुत सारे, इनफैक्ट बहुत सारे क्रू के लाइफ में ऐसा होता रहता है। तो आई वॉज डूइंग इंटरनेशनल फ्लाइट और उसमें एक पैसेंजर थी, लेडी पैसेंजर, शी वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम चेन्नई टू समवेयर। उसका एक छोटा सा बेबी था। इट वॉज फनी एंड देन इट्स हॉरिफाइंग बोथ। छोटा बेबी था तो उनको पता नहीं था कि जो हम ऊपर कैबिनेट होता है जिसमें हम बैग रखते हैं, उनको ये आइडिया नहीं था कि वहाँ बच्चे नहीं रखते हैं। उन्होंने अपना छोटा बेबी उसके अंदर डाल दिया। इट्स टू डेंजरस। इट वॉज हॉरिबल और लिटरली हम लोगों को कोई आइडिया नहीं था। बट दैट लेडी शी हरसेल्फ, उन्होंने बोला कि मैंने अपने बच्चे को यहाँ रख दिया, तो शी वॉज नॉट एबल टू स्पीक इन हिंदी ऑल्सो, नीदर इन इंग्लिश। तो उन्होंने इशारे में बोला बेबी, और मैंने यहाँ रख दिया। एंड वी वर लाइक, क्या बेबी, किसका बेबी? वी थॉट इट्स डॉल और समथिंग लाइक दैट, बट देन वी रियलाइज कि बच्चा रो रहा है उसके अंदर। और कैबिनेट बंद नहीं था, बट हाँ थोड़ा सा हाइट होता है तो हम लोग को ऐसे दिखना होता है। देन वे ऑब्वियसली हमने बच्चे निकाले और उनको दे दिया और फिर हमने बहुत अच्छे से समझाया। हाउएवर जब ये इंसिडेंट हो गया बाद में हम लोगों को बहुत हंसी आई, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिन्होंने कभी ट्रैवल नहीं किया और उनको ऐसे एक्सपीरियंसेस हम लोग को मिल जाते हैं, उनको कोई आइडिया नहीं रहता है। करेक्ट। तो यस। तो आई थिंक इस पॉडकास्ट में अब हम लोग एंडिंग की तरफ आ गए हैं। कुछ ऐसे क्विक क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा अब। जब प्लेन लैंड कर रहा होता है या टेक ऑफ कर रहा होता है उस टाइम पे हम लोग विंडो शटर्स को ओपन रखते हैं, वो क्यों करते हैं?
विंडो शटर्स ओपन इसलिए रखते हैं क्योंकि हमें जो खिड़की है ना, विंडो से आपके बाहर का सीन दिख सके। सपोज़ आपके इंजन में लैंड होते हुए आग लग गया, या फिर धुआं निकल रहा है, या फिर कुछ भी ऐसे इमरजेंसी या एक्सीजेंसीज हो गए, तो हमें विंडो से वी आर विजिबल टू सी दैट, तो हमें पहले वो दिख जाए, एंड वी विल बी एबल टू टेक प्रिकॉशंस। मैक्सिमम एक्सीडेंट्स टेक प्लेस ड्यूरिंग लैंडिंग एंड टेक यस, ऑफ। करेक्ट। तो वो हमें दिख जाएगा तो हम उससे अपना कर सकते हैं। बट हाँ, देयर इज़ ए पॉइंट, हम जैसे डिफेंस एयरपोर्ट पे हम जाते हैं तो वी क्लोज द विंडो शील्ड ड्यूरिंग लैंडिंग एंड टेक ऑफ। लाइक आई थिंक ले जो है वो लेह डिफेंस लद्दाख, एयरपोर्ट। जम्मू कश्मीर, ये सब में हम जब जाते हैं तो हम उसे क्लोज कर देते हैं। ले में तो वीडियोग्राफी भी अलाउड नहीं है, आप करेक्ट, इट्स नॉट नहीं कर अलाउड सकते। ओवर देयर। तो और वो ऑफ कोर्स एज ए airport इंडियन police- हमको भी उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए कि ऑफ कोर्स वो हमारी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए है, Indeed. वो ज़रूरी है। सेकंड क्वेश्चन ये हो सकता है कि मतलब डू कैबिन क्रू स्लीप इन फ्लाइट? No, it's not allowed. If it's domestic, no, big no. But हाँ, इंटरनेशनल में हम लोगों को 45 मिनट्स का रेस्ट पीरियड मिलता है, जिसमें आपके 2 सेट ऑफ क्रू होते हैं। सपोज वी आर गोइंग 12 ऑफ अस, तो 6 लोग काम कर रहे होंगे और 6 लोग रेस्ट कर रहे होंगे, विच इज़ फॉर 45 मिनट्स। तो वे डू शिफ्टिंग ऑफ दैट, बट उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। बट ऐसे सोना बिल्कुल अलाउड नहीं है। व्हाट वाज योर लॉन्गिंग वर्किंग आवर इन फ्लाइट? लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट। सो इट वाज माय पेरिस फ्लाइट, जिसमें हम लोगों को ऑलमोस्ट 11 आवर्स एंड सम मिनट्स हम लोगों को फ्लाइट करना होता है। बट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल, एयरपोर्ट पे हम बहुत देर तक, लिटरली 4-5 आवर्स वी वेटेड देयर एंड देन वी फ्लू। तो प्लस 4-5 आवर्स एंड देन 11 आवर्स, सो इट वाज लॉन्गेस्ट। बट जैसे ही हम लैंड किए, एयरलाइन दे डू टेक केयर ऑफ ऑल दिस। आपको जितने आवर्स बढ़ते उस हिसाब से वो रेस्ट पीरियड भी इंक्रीज करते। तो हमारा स्टे था पेरिस में 2 दिन का, बट वी गॉट 3 days ऑफ स्टे ओवर देयर। एक शिफ्ट करने के बाद दूसरे शिफ्ट में कितना ब्रेक मिलता है आपको मतलब? सो बेसिकली मिनिमम रेस्टिंग आवर इज़ 12, और 8 घंटे की आप फ्लाइट करते हो तो डबल ऑफ दैट। क्या आप जब नेक्स्ट शिफ्ट के लिए जाती हैं तो फिर आपका भी पूरा क्रॉस चेक होता है कि मतलब आपने ड्रंक नहीं किया है, बस अभी वो Oh, जो yes, चीज़, yes, इसके बारे में it, ऑफकोर्स हम लोगों ने बात नहीं किया, बट जी, ये आप बताइए थोड़ा सा। हम जैसे ही एयरपोर्ट के अंदर घुसते हैं तो सबसे पहले हम जाते हैं मेडिकल रूम में, जिसमें हम लोगों का चेक होता है कि वी आर ड्रंक और नॉट। तो हमें ट्यूब से अपना चेकअप कराना पड़ता है। वो जो पुलिस वाले ऐसे करवाते हैं वैसा कुछ रहता है कि? अच्छा, अच्छा, वैसा ही कुछ, वैसा मैंने ही कभी कुछ किया नहीं है, आई डोंट ड्रिंक। सो यू हैव टू ब्लो इनटू इट, Okay. और उसमें क्लिक करके साउंड आएगा। इफ़ यू आर नॉट ड्रंक, वो ग्रीन सिंगल से वो आ जाता है। और यदि आप ड्रंक हो तो कितने परसेंटेज ड्रंक हो वो भी आ जाता है। सपोज़ किसी ने कफ सिरप पिया है जिसमें अल्कोहल है कंटेंट, तो वो सारी चीज़ भी आ जाते हैं। बट वी डोंट अलाउ दैट क्रू टू गो इन फ्लाइट। फिर हम पूरा चेकअप करते हैं, ब्लड चेक ये सब होता है, यूरिन टेस्ट वगैरह होता है। तो हम सबसे पहले वो चेक करते हैं। उसके बाद हम जब अपने इसमें आते हैं, रूम में आते हैं, हमारा ग्रूमिंग चेक होता है। हाउ इज़ माई नेल्स, हाउ इज़ माई हेयर, हाउ इज़ माई मेकअप। ये मतलब वो कंपनी की तरफ से चेक होता है? यस, एवरी डे। आपके यूनिफॉर्म में एक सिंगल क्रीज नहीं होने चाहिए, शुड बी परफेक्टली आयर्नड। आपके हेयर से बाल बिखरे हुए। आपको रिकमेंडेड जो लिपस्टिक शेड्स दिया हुआ है वही लगाना है, आपके स्किन के अकॉर्डिंग जो आपको रिकमेंड किया गया है, जो ब्लश, जो लाइनर, जो फाउंडेशन। ये इंस्ट्रक्शंस भी कंपनी की तरफ से आता है? यस, कंपनी की तरफ से आता नहीं है, दे जस्ट रिकमेंड यू कि आपको आपकी स्किन से ये मैच कर रहा है। जब हमारा, हाँ, जो हमारा ग्रूमिंग टेस्ट होता है, ग्रूमिंग क्लासेस होते हैं, तब बताते हैं वो हमें, और एक प्रॉपर कार्ड बना के देते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग होता है सब कुछ। आप उससे अलग आपने कुछ किया तो यू आर ग्राउंडेड। एंड अगेन दे ऑल्सो चेक योर वेट। आपको डाउट हुआ तो वो वेट चेक करते हैं, और आपका वेट थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो दे ग्राउंड यू। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम इन दिस पॉडकास्ट। आई थिंक आपको मज़ा आया। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस पॉडकास्ट में? इट वाज अमेजिंग, और इतने सालों को दोबारा याद करने के बाद, सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करने के बाद बहुत मज़ा आया मुझे। आई रियली थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू सो मच। तो आई थिंक इस पॉडकास्ट में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा। आई होप जो नॉलेज सृंजा जी ने शेयर किया वो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। ऑफकोर्स अगर आपको अभी भी कुछ भी क्वेरी है तो ऑफकोर्स कमेंट सेक्शन अब आपका है, बिल्कुल ड्रॉप ए कमेंट। हमारी टीम चाहेगी कि वो खुद ही रिप्लाई कर दे या उनसे बात करके हम रिप्लाई करवा लें, जिससे क्या हो एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हम आपको दे सकें। वीडियो जो है वो अब आपका हो चुका है, तो ऑफकोर्स लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना आपकी जिम्मेदारी है। और इसी टाइप के मस्त मस्त पॉडकास्ट को देखने के लिए हमारे चैनल इंस्पायर टॉक्स को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।